बताएं कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी हो रही है। वजीर आजम ने भी मुआशरी टीम को मुतहर्रिक कर दिया है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके, लेकिन अवाम अब भी शिकवा करती हुई नजर आ रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें महंगी होती जा रही हैं। मुर्गी, मिर्ची, घी, कुकिंग ऑयल समेत 18 ऐसी अशिया हैं जो महंगी हो चुकी हैं। घी 11 रुपए महंगा होकर 284 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी ने सबसे ज्यादा पर फैलाए हैं। फी किलो कीमत 27 रुपए इजाफे से 207 रुपए तक पहुंच गई है। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च के दाम 29 रुपए इजाफे से 335 रुपए हो गए हैं। और अदारा शुमारियात ये बता रहा है कि दूध, दही, चाय, नमक और माचिस समेत 24 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो ओगरा ने भी पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी जिसमें अब 2 रुपए हो गया। और ये लेकिन अलार्मिंग चीज़ ये है कि एक महीने में ये 3 दफ़ा हो गया। अब इन तमाम बातों से शहरी ये सोच रहे हैं कि एक तरफ महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हमें चीजें महंगी मिल रही है। आखिर क्या है ये, किस उलझन में हम फंस गए, इसका हल क्या है? अवाम परेशान है और अवाम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। हमें इस वक्त ज्वाइन करें मौशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब गुड मॉर्निंग। मुज़म्मिल साहब, एक तरफ इदारा शुमारियात की जो ब्रीफिंग्स होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं मंथली, वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप, मैं या कोई शख्स भी जब मार्केट जाता है, वो चाहे सब्जी लेने जाए, फल लेने जाए, दालें लेने जाए, मुर्गी लेने जाए, तेल लेने जाए, उसको नजर आता है कि जो दाम लिखे होते हैं उस दाम तो कोई शय भैया मिलती नहीं है, उससे ज्यादा दाम की ही मिलती है। सर, ये बातें वज़ीर आज़म तक पहुंचती नहीं है, या वो समझते हैं कि जो लिखा आ गया असल में आवाम को उस दाम पे चीजें मिल रही है, क्योंकि उस दाम पर मिल जाए आवाम तो सुख का सांस लेंगे। देखें, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन तस्वीर की एक तरफ की आप बात कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले जब मैंने शायद आपके साथ ही प्रोग्राम किया था, उस वक्त हम बात कर रहे थे कि अंडे बहुत महंगे हो गए, प्याज बहुत महंगा हो गया, टमाटर बहुत महंगा हो गया, आलू बहुत महंगा हो गया। तो आज अगर आप उनके नर्ख निकालेंगे तो वो जो है पिछले 1 महीने से आधी से भी नीचे आ गए। लेकिन क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ का दाम बढ़ता है हम उसको बहुत ज़्यादा सामने लेकर आते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर आम आदमी चाहता है कि उसकी जो है कम से कम जो है पैसा खर्च हो अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में, ताकि वो पैसे को बचा सके अपनी सेहत और उसके लिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इदारे शुमारियात के जो कल वजीर आजम ने ट्वीट किया था, ये जो नंबर है, ये पूरे मुल्क में जो जो चीजें मुहैया हैं उनकी कीमतों के तयन के बाद एक एवरेज कीमत निकलती है। सही। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी, मेरी एग्जांपल ले लें कि मेरी सिर्फ अगर 25 या 30 हजार तनख्वाह है, तो मेरी सिर्फ तनख्वाह में मैं खाने पीने के आइटम ले सकता हूँ। अगर एक आदमी की 2.5 लाख तनख्वाह है तो वो पेट्रोल भी खरीदता है, इंटरनेट भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है। जो ओवरऑल बास्केट है वो बड़ी है 5.7%, लेकिन अगर आम आदमी या आम आवाम से बात होगी तो वो ये कहेंगे कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, घी की कीमत डबल हो गई है, चीनी की कीमत 100 रुपए हो गई है। तो ये एक तनाजा है और ये आम आदमी को नहीं समझ आता, और ये बिल्कुल सही बात है। उनको क्यों समझ आए? उनको तो वो बात समझ आएगी ना जो उनकी जेब से निकल रही है। लेकिन बहरहाल इसी तरीके से अभी आपने पेट्रोल की कीमत की बात की। देखें, पेट्रोल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, बाहर से आता है, और बाहर से आता है। पिछले 1 माह में उसकी कीमत 30% बढ़ी है, यानी कि वो $40 से $55 के करीब आ चुका हुआ है। अब हुकूमत पेट्रोल से एक वाहिद जरिए जिससे वो टैक्स भी कमाती है और फिर कोशिश करती है कि कभी अगर बहुत बार कीमत बढ़ जाए तो वो अपना टैक्स कम कर लेती है। ओगरा ने 12 रुपए की कीमत जो है कल हुकूमत को प्रपोज किया था कि 12 रुपए पर लीटर बढ़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सवाबदीदी इस्तेमाल करके उसको 3 रुपए बढ़ाया। आज से 15 दिन पहले भी 12 रुपए बोला था, इन्होंने 3 रुपए बढ़ाया। लेकिन बहरहाल ये बढ़ी हैं। अब ये आलमी मार्केट में अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत कहाँ से करे? तो ये एक वजह है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, माशी जिसे कहते हैं सूरत हाल, जो माशी तस्वीर है उसमें काफी बेहतरी है। लेकिन अगर आम आदमी कहेगा कि मेरी बेहतर नहीं हो रही, तो मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि आम आदमी का सबसे बड़ा मसला होता है खाने पीने की अशिया, और वो बहुत ज्यादा महंगी हुई है। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है इस वक्त सिंगापुर जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है,
दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है जी। सिंगापुर। वहाँ जो है हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, कल बात कर रहे थे उनसे, वो कह रहे थे कि इतनी खाने पीने की महंगाई हो गई है क्योंकि बॉर्डर क्लोज हो गए, मलेशिया से उनका आता था कि उनके बजट जो है जी खराब हो गए। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ठीक है मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप गुफ्तगू कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसा फ़ैल है जिसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई और 2013 में एक नाफिज हुआ। इससे पहले तो इसको जुर्म ही नहीं समझा जाता था, लेकिन 2013 में जो बैक लाया गया उसके बाद ये काफ़ी रुका और जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं पुलिस उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं। इस जैसे वज़ीरिस्तान के अंदर जो मीडिया की इतलात के मुताबिक इस तरह हयाताबाद में हुआ तो बाकायदा पुलिस ने एक्शन लिया है, उसमें लोग गिरफ़्तार हुए हैं। जिस तरह ऑनर किलिंग होती है या इस तरह दूसरे वाक़यात होते हैं, इसी तरह जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। ठीक है शौकत साहब, साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन करें आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये हमने रिपोर्ट दिखाई है जो गग की रस्म है इस वक्त KP के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से हो रही है कि 2013 में एक एक्ट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी तो हुई लेकिन मुकम्मल तौर पर वो रुका नहीं। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ आप रहनुमाई कीजिए, रिपोर्ट भी आपने देखी कि दीन इस्लाम इससे मुताल्लिक क्या कहता है। ऐसी कोई रस्म या ऐसा कोई एक्ट जिसमें खातून की रजामंदी शामिल ना हो, उससे पूछना गवारा ना किया जाए शादी के मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो वाज़ेह तौर पर यह समझना चाहिए कि ये जो गग की रस्म है, बाज़ औक़ात बाज़ क़बायली इलाक़ों में इसको यग की रस्म भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ख़िलाफ़ इस्लाम है, ख़िलाफ़ शरीयत इस्लामिया है, हराम रस्म है, नाजायज़ रस्म है। इसका इस्लाम, कुरान व सुन्नत, शरीयत मुहम्मदिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। खिलाफ़ इस्लाम और खिलाफ़ दीन और खिलाफ़ शरीयत तो ये है ही, उसके साथ साथ ये खिलाफ़ इंसानियत रस्म भी है, इसमें इंसानियत की भी तौहीन है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। ज़माना जाहिलियत के अंदर कुछ ख़रीदो फ़रोख्त की शक्लें राइज थी और वो क्या थी? बैउल मुलामसा और बैउल मुनाबज़ा उनको कहा जाता था। बकरी, भेड़, कोई कपड़ा, कोई ख़रीदी जाने वाली जो चीज़ होती थी उसके बारे में कोई आदमी उठ कर के खड़े होकर कह देता था ये मेरी है, तो अब वो चीज़ उसकी समझी जाती थी। सही मुस्लिम के अंदर रिवायात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी और भेड़ों के बारे में, आम कपड़ा, आम खरीदी जाने वाली चीज़ों के बारे में भी जाहिलियत की इस रस्म को ख़त्म कर दिया कि भाई बाकायदा ख़रीदो फ़रोख्त होगी, बाकायदा बातचीत होगी। ये क्या है कि एक आदमी मजमे में से खड़े होकर के कहता है फ़लानी चीज़ मेरी है। तो जो बेजान चीज़ें थीं, लाशऊर चीज़ें थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस तरह ख़रीदो फ़रोख्त और मेरी है ये कह कर के अपनी मिल्कियत करार देने को हराम करार दे दिया। ये तो इंसानियत है, ये तो बाकायदा खातून है, मेरे से और आपसे करोड़ों दर्जा वो बेहतर हो सकती है। वाज़ेह तौर पर शरीयत का उसूल है अल-अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा। जब तक बालिग लड़की बाकायदा तौर पर इजाज़त ना दे, उसका सगा बाप भी उसकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकता। मोहल्ले के किसी बंदे को क्या जुर्रत हो सकती है? किसी रिश्तेदार को कहाँ से ये मजाल और जुर्रत शरीयत दे सकती है? सगा बाप उस वक़्त तक शादी और निकाह अपनी बेटी का नहीं कर सकता जब तक के बेटी से इजाज़त ना ले ले, जब तक के बेटी की रजामंदी ना पता चल जाए। इसलिए ये रस्म बिल्कुल खिलाफ शरीयत है, हराम है और नाजायज़ है। मैं यहाँ पर एक बात आपकी इजाज़त से और भी कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कई कत्बे बरदार इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर की सड़कों पर NGOs नज़र आती हैं। इन NGOs को ख़वातीन के ये हुकूक क्यों नज़र नहीं आते? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम में नहीं फरमाया ला तुनकाहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़न? नहीं शादी की जा सकती है किसी लड़की की जब तक कि उसे इजाज़त ना ली जाए। खिलाफ इस्लाम, खिलाफ इंसानियत ये रसूमात हैं। हमारे इदारे, हमारी NGOs इन पर क्यों नहीं आकर के बात करती है?
मार्च का महीना आ रहा है, आपको मनाजिर क्या नजर आएंगे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं यूं भी बैठ सकती हूँ, मोजे खुद तलाश कर लो, निकाह नहीं होना चाहिए। क्या खवातीन के ये हुकूक है? खवातीन के असल हुकूक तो ये हैं, कहीं पर कारी का मसला है, कहीं महर नहीं दिया जाता, कहीं सौरा की रस्म है, कहीं ये गग की रस्म है। असल जिस मौजू और टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है वो इन जैसी फरसूदा और ज़माने जाहिलियत की कबीह तरीन, बदतरीन और मजमूम रसूमात और रिवायात हैं, इनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ मकामी सतह पर, चाहे वजीरिस्तान हो या पेशावर या कुछ भी और कबायली इंटीरियर के इलाके, वहाँ के उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, उठिए, जुम्मे के अंदर, तकारीर में, नमाजों में, मस्जिदों में, मदारिस के अंदर इन रसूमात बद से मुतालिक जिहाद कीजिए। असल इस्लाम ये है, असल खवातीन के हुकूक ये हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, इस रस्म से मुतालिक जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की है, ये इतनी बदतरीन रस्म है, सारी ज़िंदगी वो लड़की घर के अंदर बैठी रहती है, बूढ़ी हो जाती है, बाज़ औक़ात बगैर बाप के उस लड़की के पूछे दावतनामे छाप दिए जाते हैं। हाँ। और उससे भी आगे बढ़कर इसके शाखसाने ये निकल रहे हैं, कोई और फिर रिश्ते का यहाँ पर दावा ना करे या रिश्ता लेने के लिए ना भेजे, उसके लिए जानबूझकर घर बैठी हुई उस खातून को जिस्मानी तौर पे बाकायदा माजूर कर दिया जाता है, उसमें नुक्स और ऐब पैदा कर दिया जाता है ताकि कोई और अब इसकी तरफ रिश्ता लेकर के ना आए। ये क्या है? क्या ये इस्लाम, क्या शरीयत इसकी इजाजत दे सकते हैं? असल जिहाद ये है, इन रसूमात बद के खिलाफ जिहाद किया जाए, अवेयरनेस भी पैदा की जाए और हुकूमती रिट भी कायम होनी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब साथ रहेगा, चूंकि शौकत यूसुफजई साहब भी साथ में और ज़ाहिर हुकूमत से सवाल करना बनता है। शौकत साहब, सवाल ये कि आपने कुछ देर पहले कहा कि हयाताबाद में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, पुलिस वहाँ पर पहुँची, सर फिर भी वाक़यात तो रिपोर्ट हो रहे हैं, कबायली इज़्ला में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, सर क्या हुकूमत नाकाम हो गई है? क्या वो जो एक्ट है वो सही तरह से निफाज नहीं उसका हुआ? देखिए, जुर्म तो होता है, जुर्म तो आप कहीं पे भी आप कह सकते हैं, अमेरिका में भी होता है, यूके के अंदर भी होते हैं। जुर्म तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जब जुर्म होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और यही सूबाई हुकूमत यही कर रही है कि जो एक्ट बना है उस पर अमल दरामद हो रहा है और इस चीज़ को सख्ती से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देती है, ना मज़हब और ना आपकी जमहूरियत, किसी कानून में यह नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्ती और इस तरह जब आवाज़ दे कर के जी मैं फ़लाँ से शादी करूँगा और फिर सारी ज़िंदगी वो बच्ची जो है वो बैठी रहती है, तो ये जो है ना, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है। और ये अगर जहाँ कहीं भी होगा पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी कह दिया गया है कि इस तरह के वाक़यात रोनमा हो तो उन पर एक्शन लिया जाए। शौकत साहब, आप जैसे फरमा रहे हैं कि कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, दुरुस्त बात है, लेकिन फिर हम क्या समझे कि कानून में क्या कोई खला है जिसकी वजह से अभी तक ऐसे केसेस आ रहे हैं, एक्ट बन गया, उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ? क्या कानून सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है या वजह पस मंज़र में कुछ और है? देखिए, ये एक अलग बहस है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, इंटरोगेशन कैसी होती है, केसेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ये इश्यूज़ तो हैं कि आप एफआईआर किस तरह दर्ज होती है, सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है केसेस का। फिर आप अदालतों में जाते हैं, फिर वकला दलाइल देते हैं, तो वो एक अलग इशू होता है। लेकिन ये कि हुकूमत जैसे ही वाक़या होता है उस पर एक्शन लेती है, उस पर एफआईआर दर्ज होती है। कोशिश ये हो रही है कि इस तरह के जो जुर्म है उसको रोकने के लिए सख्ती की जाए और जो कवानीन है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इंशाल्लाह इस पर सूबाई हुकूमत जो है वो पूरी तरह अमल दरामद करा। यही कि सूबाई हुकूमत पूरे तरीके से इस पर अमल दरामद कैसे करा सकते, कैसे मुतहर्रिक है, अगर आप शेयर कर सकें, कोई प्लान है आपके पास कि आप लोग करेंगे? क्योंकि जाहिर है आप लोगों की ये सेकंड टाइम यहाँ पर हुकूमत आई है, दावा आप लोग करते हैं नया पाकिस्तान का, दावा आप करते हैं रियासत मदीना बनाने का, तो किस तरह से आप इसको ख़त्म करने के लिए मुतहर्रिक है सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो माशरे का है, अवेयरनेस का है, आगाही होती है। और गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है जब एक्ट बना है उस एक्ट के तहत लोगों को बताया गया है कि ये जुर्म है। इससे पहले इसको जुर्म नहीं माना जाता था, लेकिन 2013 के एक्ट के बाद इसको बाकायदा जुर्म बनाया गया है, इसमें दफ़ात शामिल की गई हैं और उसी के तहत जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ा रोल जो है वो आपके माशरे का है, इर्द गिर्द के लोगों का है, माहौल का है। अगर ये जो लोकल लोग हैं अगर वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हों तो मेरे ख्याल से किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस तरह की करें। और ये मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई
मैं बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ इसको कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का आपको हक किसने दिया है। जी। मेरे ख्याल से हुकूमत इस चीज़ का बहुत सीरियसली नोटिस देती है और लेना भी चाहिए। और इसमें जो लोग हैं, जो आम कम्युनिटी है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जो सिविल सोसाइटी है, उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, मुफ्ती साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऐसे रिवाज आज भी कायम है, इसके हल के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है जो कि मौसर भी हो, जो कि इस तरीके से असरअंदाज भी हो कि दोबारा ये रस्म ना तो राइज हो, ना इस रस्म को कायम करने की कोई जुर्रत कर सके? जी मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाह रहे, गुफ्तगू आप सुन रहे थे शौकत यूसुफजई साहब की, किस तरह उन्होंने भी कहा कि हुकूमत ने तो कोशिश की, एक्ट भी है, इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश भी है, जहां पर रिपोर्ट हो वहां पर कार्रवाई भी होती है, जुर्म है, समझा जा रहा है इसको जुर्म, लेकिन सर फिर भी सवाल है, मुआशरती जिम्मेदारी भी है, हुकूमत ने भी काम करना है, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करनी होंगी। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि ये रस्म खत्म हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप और हर जी शऊर इंसान इस बात को तस्लीम कर रहा है, जैसे हमारे सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब भी फरमा रहे हैं कि ये इंसानी हुकूक़ की भी बदतरीन खिलाफ वर्जी है, जब हर बंदा मुत्तफ़िक़ है। सबसे बड़ा मसला तो वहाँ होता है ना जहाँ पर किसी चीज़ को कोई सियासी बना दिया जाए, कोई मजहबी जमात उसकी मुखालफत करे, कोई मकतब फ़िक्र मुखालफत कर रहा हो, कोई सियासी पार्टी सियासी इशू की वजह से मुखालफत कर रही। यहाँ तो कंसेंसस है, कोई एक समाज और माशरे का मकतब फ़िक्र, कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो इस रस्म को हराम ना कह रहा हो, नाजायज़ ना कह रहा हो। जब इस तरह का मामला है तो सबसे पहला जो करने का काम है वो ये कि हुकूमती सर्द मोहरी नहीं होनी चाहिए, हुकूमती रिट कायम होनी चाहिए, इसको बाकायदा बदतरीन जुर्म करार दिया जाए, सजाएं दी जाएं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप और हम दफ्तर के अंदर बैठकर इस पे तबसरे तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी वो नौजवान बहनें जो जिन घरों के अंदर हैं, उनके वालिदैन से जाकर के कोई पूछे ना। हर शख्स जरा अपने सीने पर हाथ रख करके देखे। यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि हमसे लोग आकर के दुआएं की दरख्वास्त करते हैं, फतवा पूछते हैं कि जनाब थोड़ा सा शादी की मौजू उम्र गुजर रही है, औरत के सर के अंदर कोई चांदी सी उतर रही है, हम जहेज़ के खिलाफ बात करते रहते हैं कि इससे ख़वातीन की शादी के अंदर डिले होता है, ताख़ीर होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी हम बातें करते रहते हैं। और यहाँ क्या सूरत हाल है, एक 18 साल की लड़की जिसको घर के सामने फायरिंग करके या तो ऐलान कर दिया गया या कोई भी शख्स उठ करके आया और वो ओबाश आकर के ऐलान कर देता है। मैं ओबाश का लफ्ज़ सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है कि ये हराम काम है, नाजायज काम है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। वो आकर ऐलान करता है, ये खातून 70 साल की उम्र तक घर में बैठी रहती है, 60 साल की उम्र तक घर के अंदर बैठी रहती है, खुदकशियां करती है, हिजरतों पे मजबूर होती है, रात को जहर का प्याला पी लेती है। कैसी हराम किस्म की फरसूदा और नाजायज रस्म है। इस तरह का तस्वुर तो ज़माने जाहिलियत बिल्कुल सही बात नहीं मिलता। और ये कोई बकरी भेड़ तो नहीं है, बिल्कुल इंसान है और ये रवैया गैर इंसानी है। मुफ्ती साहब, इस तरह आपने पहले भी कहा, बिल्कुल जिहाद का ऐलान करना चाहिए, बिल्कुल जिहाद का ऐलान करना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बनती है। मुफ्ती जुबैर, शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। का इलाका है औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन वालों की प्यास बुझाने के लिए आम शहरियों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि कराची वाले खुद मैदान में आ गया। औरंगी टाउन 11:30 सेक्टर 16 रईस अमरोही कॉलोनी में मुखैर हजरात ने हैंड पंप्स नस्ब कर दिए हैं। शहरी इन हैंड पंप्स की वजह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना खुश हो भैया, पीने का पानी उन्हें मिलेगा और वो भी मुफ्त में। बिल्कुल जी। मोहम्मद अली हफीज़ ने उनसे गुफ्तगू भी की, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अली हफीज़। जी बिल्कुल, कराची शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जैसी नेमत जो है वो नहीं पहुँच पाई, पानी की नेमत से महरूम है। सबसे अहम तरीन इलाका है कराची का, जिसको एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी करार दिया जाता है, कहा जाता है। औरंगी टाउन नंबर 11:30 में हम मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले जो है पानी की बूंद बूंद को तरसते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है इनके लिए खुशखबरी इनको ये मिली है और एक खुशी के लम्हात ये आ चुके हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पंप लग चुका है, वाटर पंप जो इसको कह सकते हैं। यहाँ से पानी जो है ज़मीन से बोरिंग का पानी जो है यहाँ पर आता है। आपको कैमरे सनाउल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक जो है पंपिंग जो है यहाँ पर पंप लगाया गया है पानी के लिए, हैंड पंप,
ताकि यहाँ के रहने वाले औरंगी टाउन नंबर 11.5 है, ये गाजियाबाद में इसको कहा जाता है, ये एक जो यहाँ पर हज़ारों घर हैं, तो सुबह सवेरे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी यहाँ पर आता नहीं है। काफ़ी अरसे से लोग यहाँ के रहने वाले जो है वो टैंकर के ज़रिए जो है महंगे दामों जो है पानी ख़रीदने में मजबूर थे। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पर पानी का अब एक बड़ा मसला जो है यहाँ पर तकरीबन हल हुआ है कि पंप जो है, ये हैंड पंप, इससे लोग बाल्टियाँ भर भर के लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाल्टियाँ लगी हुई हैं, खातून बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा काम हो गया आपके इलाके में? बहुत अच्छा काम होगा इस वक्त की यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा तंगी से 3-3 हज़ार का टैंकर मिलता है पानी का, और वो भी आप देख सकते हैं जो हुक्मरान है वो इनकी गुफ्तगू सुने, बुजुर्ग की, ये कह रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर मिलता है। तो कराची वाले जो है ये पानी जैसी नेमत से महरूम है, औरंगी टाउन के बासी, लेकिन 12 साल 13 साल होने को आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में, तो वो यहाँ पर पानी का मसला हल नहीं कर सकी है। तो आप क्या सुबह सुबह कितनी बाल्टी भर लेते हैं रोज़ दिन में? बच्चों से मिल के हमारे 15-16 बाल्टी पानी रोज लगता है हमारे यहाँ। ये पानी खारा है, मीठा है? नहीं, हल्का खारा है, हल्का। तो गुजर बसर हो रहा है पानी में? इससे नहाना धोना, कपड़ा लगता है, इससे गुजर बसर इससे होगा। सर, ये फरमाइएगा कैसे ध्यान में आया आपके? भाई बहुत लोग हैं, MNA MPA मुंतखब हो चुके हैं, और भी लोग हैं जो औरंगी टाउन के नाम पे सियासत करते हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, आपने क्यों किया? देखिए, कहते हैं ना कि पेट का दर्द उसी को महसूस होता है जिसको हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पर लोगों का अंदाज़ा है कि लोग यहाँ किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऐसे मज़ाफ़ात एरिए यहाँ पर हैं कि जहाँ पर पानी का कोई रिसोर्स नहीं आज तक। अब बरसों से यहाँ पर लोग यहाँ टैंकर ख़रीद के पीते हैं, यानी कि एक टैंकर 3,000 रुपये का, कोई घर में 3,000 डलवाता है, महीने में कोई 4 टैंकर डलवाता है। तो आप सोचिए, एक गरीब घर से महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये अगर वो पानी में खर्चा कर रहा है तो उस बेचारे की क्या गुजर बसर होगी। सही बात यह है कि जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये 12,000 रुपये होगी तो उसके बजट पे कितना असर पड़ता होगा जब वो महंगे दामों जो है पानी का टैंकर मंगवाता है, तो बजट घर का जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन अब ये एक अच्छी खबर ये है कि औरंगी टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 11.5 नंबर है औरंगी टाउन, यहाँ पर जो है हैंड पंप लगाया गया है। इससे लोग बाल्टी में पानी घर लेके जाते हैं और अपना गुजर बसर पानी की जो ज़रूरत होती है वो अब तकरीबन ये मसला जो है यहाँ पर हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया अली हफीज़, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जो कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहा है, लेकिन अपना दिल उसका बहुत दुखी है, उसके अंदर बहुत दुख है। हमारे बने थे वो मेहमान, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन की, और उनका ये दुख और उनके जो शिकवे थे या उनकी जो ख्वाहिशात थी कि हुकूमत सुन ले, तो अब उनकी सुन ली गई। हुकूमत ने उनके लिए नौकरी का ऐलान कर दिया, नौकरी की पेशकश कर दी गई है। राहम यूसुफ ज़ई ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। चार्ली ओके, जरा मुखड़ा तो दिखाओ, सामने तो आओ। चार्ली आ चुका है सामने। समा के मॉर्निंग शो में पेशावर के चार्ली चैपलिन उस्मान खान मेहमान बने तो इसके टैलेंट की धूम पहुंची हुकूमती ईवानों तक। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने चार्ली चैपलिन को मदऊ किया अपने घर और नवीद सुनाई सरकारी मुलाजिमत की। ये प्रमोशन मिल जाए तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम कमा सकता है, क्योंकि चार्ली चैपलिन इंटरनेशनल कैरेक्टर था और अब वो कैरेक्टर दोबारा आ नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने उसको ज़िंदा कर दिया है। ये बाज़ारों में जाके लोगों को हंसाते हैं। तो मैंने देखा कि इनकी अपनी परेशानियां भी थी, वो थी, तो मैंने वज़ीर महमूद खान से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी इनको एक जॉब देनी चाहिए हमें। पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन ने किया मुलाजमत के ऐलान पर खुशी का इजहार और समा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं समा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी लाइव शो कराया और मेरा बात गवर्नमेंट तक पहुँचाया, और आज मुझे गवर्नमेंट ने नौकरी दिया। मैं समा वाला का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने ऐलान किया कि चार्ली चैपलिन को तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौकरी दी जाएगी और इसके टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। अच्छा, वैसे मैं बहुत बहाने करती थी स्कूल जाते हुए, अम्मा पेट में दर्द है, सर्दी बहुत तब भी बहाने करती थी? नहीं, मैं आज बहाने नहीं करती। अच्छा। मुझे वैसे सुबह उठते बहुत मौत आती है, आज भी यही होता है। ये महक जैसे जो बच्चे हैं जो सुबह उठते हुए जिनको दिक्कत होती है, उनके वालिदैन क्या करें, तो आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ज़ाहिर है बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं, और जब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद एक कहना चाहिए ना कंफर्ट जोन से निकालना बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है, तो इस कंफर्ट जोन से बच्चों को निकालना है पेरेंट्स ने कैसे। आज उन पेरेंट्स की टिप्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरण, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। किरण साहब, एक सेकंड पहले किरण आप करती थी ऐसे? बिल्कुल, आई थिंक सब बच्चे इस चीज़ से भी करती हैं। हाँ, कि सुबह उठना एक सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है
ड्राउना ख्वाब के सुबह उठ रहे हैं। अच्छा चलिए, एक और चीज आप एग्री करेंगी, इतनी ज्यादा छुट्टियों के बाद की जो वो एक छुट्टी होती है ना, उसका मजा अलग होता है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा एग्री करेंगे हर चीजें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि जाहिर है 67 दिन के बाद, एक कंफर्ट जोन के बाद सुबह देर से उठ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए, टैबलेट्स यूज़ हो रहा है, बिस्तर से निकल नहीं रहे, वैसे भी सर्दियों का मौसम। अब इन बच्चों को सुबह उठाना भी है, नाश्ता भी कराना है, बैग पैक करके स्कूल भेजना है और उससे पहले होमवर्क भी फिनिश होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में पेरेंट्स अगर गुस्सा करेंगे तो मामला ख़राब होगा, तो क्या करें? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले देखना है कि हमारी समर वेकेशंस, राइट, अभी तो कोविड है तो इसकी वेकेशंस क्या कहें कि बहुत ही लंबा ये हो गया दुरानिया। अगर पेरेंट्स रिवाइज करें कि समर वेकेशंस में जब 2-2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद बच्चों को दोबारा से स्कूल जाना होता था, तो वो भी एक मुश्किल मरहला था बच्चों के लिए। तो उस टाइम पर उन्होंने कैसे कोप किया, राइट। तो ये सिचुएशन उससे ज़्यादा हैवी है। क्यों? इसमें कोविड रिलेटेड डेफिनेटली लॉकडाउन, शटडाउन, जो चीज़ें हो रही हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे इस मामले में ज़्यादा, लेकिन वो डर खौफ से गुजर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हर बच्चा एक सा इमोशन फील नहीं कर रहा, राइट। वेरियस रेंज ऑफ इमोशंस आपको मिलेंगे, बहुत से आपको एक्साइटेड भी मिलेंगे स्कूल जाने के लिए। घर में बोरियत हो गई, बोर्डम हो गया, और फिर हर वक्त अम्मा अब्बा की नज़र में रहना, कुछ खेलना है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी के साथ नहीं खेल पा रहे कि अम्मा बोल रही है अभी सफाई हुई है, अभी तुम्हें खाना दिया है, अब ये मत करना, वो नहीं करना। बट इसके साथ साथ बहुत से बच्चे हैं जो डेफिनेटली उस चीज़ के आदी भी हो चुके हैं और कोरोना लॉकडाउन से डर भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं खौफ सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल जाना है, ये भी है कि अब इस हालात में, क्योंकि बड़ों को तो वो देख रहे हैं ना कि दोबारा वेव आ गई, अब क्या होगा, बच्चों के साथ क्या करें, अब क्या होगा, तो बच्चे तो देख रहे हो सहम रहे हैं अंदर से। तो ये भी माँ बाप को देखने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि उनको स्कूल नहीं जाना बिकॉज सुबह नहीं उठना, बल्कि ये भी रीज़न हो सकता है वो किसी खौफ का शिकार तो नहीं है, राइट। और साथ डेफिनेटली ये भी है कि एक लंबे तवील छुट्टियों के बाद सुबह उठना, रूटीन बिल्कुल लॉकडाउन में जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। रात को लेट सो रहा है, सुबह लेट उठना, फिर तसल्ली के साथ नाश्ता करना, थोड़ा खेलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है समझना कि ये रूटीन भी पहले उन्हीं की तरफ से फ्लेक्सिबल हुई है। जैसे छुट्टियां हैं, नहीं उठना तो सोने दो, जरा खामोशी है घर में, कार्टून्स देख रहे हैं, कुछ भी करें, अच्छा करने दो। एग्जैक्टली, लेट उठेंगे तो जब तक मैं अपनी मेड से सफाई करवा लूंगी, बच्चे सो रहे, मैं अपना ये काम कर लूँ, ये काम, तो बच्चों को आदत हम ही ने डाल दी है देर तक सोने की। इवन जो ऑनलाइन क्लासेस थी तो पेरेंट्स ने कहा अच्छा अब जिस वक्त ऑनलाइन क्लास है फॉर एग्जांपल 11:30 बजे 11:15 उठाएंगे, बिस्तर में हम लैपटॉप दे देंगे कि क्लास ले लो, इससे भी नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्रश भी नहीं कर रहे, मुंह भी नहीं धो रहे, चेंज नहीं कर रहे, बस जल्दी जल्दी हाथ से ही बच्चे का ठीक किया सारा आउटलुक और उसके बाद सामने कैमरा रख दिया, राइट, लैपटॉप रख दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं माँ बाप को देखनी चाहिए कि हम ही इनेबल तो नहीं कर रहे उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं और फिर एकदम से बच्चे के लिए एक बम्बार्डमेंट हो जाती है अब सुबह उठने। तो इसके लिए बहुत से तरीके हैं कि देखिए, सबसे पहले कि सभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, राइट, सर्कुलर पास होता है, नोटिफिकेशन आता है, मीडिया के थ्रू आता है कि कब से स्कूल खुलना स्टार्ट हो रहे हैं। सो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले से ही एटलीस्ट 10 days 2 weeks बिफोर बच्चों को बताना शुरू कर दें, एडजस्टमेंट की तरफ लेकर आइए। सुबह 11 बजे उठते थे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अब 9, 9:30 बजे उठाने की कोशिश करें। सो एकदम से भी नहीं कि 7 बजे उठा दें, 6 बजे उठा दें, 7:30। हमने यही है वैसे एग्जैक्ट, अब यही तो बात है, मैंने किया ही बिकॉज हम अब आई एम बीइंग अ मदर फ्रस्ट्रेट हो गई और एकदम से प्रेशर आके तो बच्चे पे प्रेशर डाल दिया, सो मुझे काम डाउन रहना है सबसे पहले। आई हैव टू बी रिलैक्स, बीइंग अ पेरेंट आई हैव टू बी रिलैक्स, देन आई कुड प्रमोट रिलैक्सेशन बच्चे में भी, राइट। सो पहले तो टाइमिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता आप मैनेज करें और वो भी इस तरीके से कि सुबह तो जल्दी उठाना है पर रात को जल्दी सुलाना भी है, राइट। तो स्क्रीन टाइमिंग्स वही आपने जो पहले बताया था, रात को देर तक बच्चे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, राइट। सो उनको आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ भी लेकर आइए कि टाइम को मैनेज करें, डिसिप्लिन करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत डालें। और कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत करें, राइट। उनको पहले से बताइए कि अब ये चीज़ें, हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम निकल रहे हैं पॉजिटिवली। तो कोरोना वायरस, इसका खौफ, उसका हरास, और इस चीज़ के हिसाब से उनको बैठ के बताइए, एजुकेट कीजिए कि वी हैव टू लिव विद इट। मेरी वाइफ हर वक्त जब बच्चों से बात करती है स्कूल को लेकर तो वो फैसिनेट करती है स्कूल को लेकर, और हर वक्त वो यही करती है। फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, टीचर वेट कर रही होंगी, यू विल प्ले देयर, आपके साथ ऐसा होगा, वो इतना फैसिनेट किया है उसको कि अब वो
एक्साइटेड होती है स्कूल जाने के लिए, अच्छा एट द सेम टाइम उसकी एक ख्वाहिश है बाबा आपने ही ड्रॉप करना है और आपने ही पिक करना है। अगर मैं कह दूं मैं ऑफिस नहीं, मामा पिक करने आएंगे, नो बाबा पिक करने भी आपने ही आना, तो उसकी अटैचमेंट दोनों तरफ ऐसे ही है, जाना भी जरूर है और बाबा आपने आना भी जरूर है लेने के लिए। देखिए यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वही जो हम बात करते हैं कि बच्चों से बातचीत। सो अगर आपकी वाइफ ने उनसे बैठ के बातचीत की है, इस चीज को सिनेरियो को फैसिनेशन के साथ शो किया है, सो बच्चे में वो चीज इंस्टिल हुई है, बिल्कुल राइट, तो उसने उस पर्सपेक्टिव से जाविये से देखना शुरू कर दिया, पॉजिटिविटी से। इवन मैं एग्जांपल कोट करूं कि एक दिन वो रात चूंकि लेट सोई, वो सुबह नहीं उठ रही थी तो नींद थी उसकी, मेरी वाइफ ने उसे कहा मेरा जल्दी उठो, टीचर आपका वेट कर रही होंगी। अब चूंकि उसे पहले इतना फैसिनेट किया गया टीचर को लेकर, उसने कहा व्हाट टीचर वेट कर रही होंगी, उसकी आंखें खुली, उसने कहा जल्दी से रेडी हो जा, आई हैव टू गो टू द स्कूल बिकॉज़ माय टीचर इज वेटिंग। ये बड़ी अच्छी चीज है ये तो। नहीं, घर का माहौल इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है बहुत डिपेंड करता है घर का माहौल, और पेरेंट्स प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, मेन सोर्स होते हैं। कहते हैं ना कि पहली दर्जगाह क्या होती है, राइट, माँ की गोद, राइट। सो पेरेंटिंग, तरबियत पहली दर्जगाह होती है। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे मामले पर कि ये सारा जो रोल रहा पेरेंट्स का रहा, और ज़्यादा पेरेंट्स का रहता है प्राइमरीली, बट इन हालात में ज़्यादा बड़ा रोल अब स्कूल्स का और टीचर्स का भी है कि ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं इस माहौल में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब स्कूल्स पर भी आयद हो रही है, टीचर्स पर भी आयद हो रही है, उन बच्चों को किस तरह से लेकर चलने आगे, बिकॉज ज़ाहिर है हर्ज तो हुआ है बहुत ज़्यादा और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल लेवल पर भी काम हो। जिस तरह होते हैं मैथमेटिक्स की क्लास, बच्चों की सोशल स्टडीज़ की क्लास, इंग्लिश, उर्दू, इसी तरीके से इस टॉपिक पे भी एक पूरा एक 45 मिनट्स का एक सेशन लिया जाए, ठीक है, एक पीरियड होता है, राइट, वो पूरा लिया जाए। या फिर हर टीचर क्लास में अपनी स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट 10 मिनट इस चीज़ पे बात करें, फ्रेंडली वे में बात करें, इस चीज़ को एक ह्यूमरस, एक लाइटर नोट में लेकर बच्चों को इस चीज़ से ईजी करवाएं, पीस फील करवाएं। जो उनमें खौफ है, फेयर है, वो उस हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते कम होता रहे, राइट। सो एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं शायद उससे डरूंगी, आप नहीं डरेंगे, राइट। अब मैं डर रही हूँ तो मेरे लिए इजी बनाना है उसको। सो वो किस तरह इन्वायरमेंट का कोई बंदा बनाएगा, वो मेरे लिए भी ऐसे ऐसे खौफ उसमें कम होता रहेगा, राइट। सो टीचर्स को चाहिए इस लेवल पर काम करें। वर्कशॉप्स होती हैं, सेशंस होते हैं, सुबह असेंबली होती है, एवरीबडी हैज टुगेदर। सो असेंबली में एंड में एक नोट या स्टार्टिंग में एक नोट, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन। इवन ड्यू टू कोविड अगर असेंबलीज नहीं हो रही तो अब क्लास के आगाज में ये बात करें, एग्जैक्टली क्लास में बात किया जा सकता है, बिल्कुल। और फिर साथ साथ डेफिनेटली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, बेशक घर में भी सिखाए गए हैं। टीचर्स को ऐसे ही सोचना चाहिए कि जैसे न्यू है, सो एवरी टाइम दे हैव टू टेल देम बहुत इजी वे में, क्यों है, और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं, राइट। क्योंकि बच्चे ज्यादा वही चीज जो है करते हैं जब आप उन्हें प्रैक्टिकली बिल्कुल, और वो जो देखते हैं, वरना आप जो मर्जी कहते हैं वो नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। खुद भी माँ बाप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ताकि बच्चे भी जल्दी सोएं और जल्दी उठें। बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी सो जाएं ताकि बच्चे भी जल्दी सो। रोल मॉडल है, देखिए मॉडल करना, मॉडलिंग इसको कहते हैं। व्हाट एवर यू विल मॉडल, बच्चे वही ऑब्जर्व करेंगे। ये मत सोचें कि बच्चा सो जाएगा और आप मूवी देखेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सोएंगे तो बच्चा सोएगा। सेल फोन आप सीरीज देख रहे हैं और बच्चे को ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये तो एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन होगा। बच्चा कहे मुझे कुछ रहे हैं और सिग्नल एक और मुझे आ रहा है कि खुद तो देख रहे हैं। जी, बच्चों को अगर आपने टाइम से सुलाना है तो खुद आपने टाइम से सोना है। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। किरण जावेद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप, आपने इसको हमारे लिए आसान किया कि किस तरीके से पेरेंट्स का इसमें ज़्यादा रोल एंड एट द सेम टाइम स्कूल का यानी टीचर्स का भी रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए कुछ हालात मुख्तलिफ हैं, तो बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। आप भी हमसे बात कर सकते हैं हमारे पेज पर जाकर, लेकिन फिलहाल छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जा रही है उसकी बात करते हैं। कराची में एक निजी कंपनी है जिसने ख्वाजा सराओं के लिए कंप्यूटर और इंग्लिश सिखाने की क्लासेस का एहतमाम किया है। वहाँ ट्रांसजेंडर्स को कोडिंग और मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिंदिया राना और प्रोग्राम मैनेजर जोहरिश खान आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं ये ख्याल कैसे आया कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी है ट्रांसजेंडर्स को? देखिए, बात यह है कि माशरे में और ज़िंदगी में तालीम
और सेहत बहुत ज़रूरी है। बेशक। और ये हर इंसान का हक है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप माशरे में रोल अदा कर सकते हैं। मुल्क और कौम के लिए आप कुछ कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, फैमिली मेम्बर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर तालीम आपके पास होगी तो आप उड़ान भर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि जहाँ हमारी ख्वाजा सरा जो है पिसी हुई कम्युनिटी है, बिल्कुल ही उनके पास रास्ता ही नहीं है ना उनके पास तालीम के लिए कोई मतलब उनके पास कोई नेमो बदल हो, कोई जॉब हो। ज़ाहिर है अगर कोई भी अगर औरत है या मर्द अगर कोई भी अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहे, कंप्यूटर कोर्स करना चाहे, कोई स्किल सीखना चाहे, तो उनके लिए ऑलरेडी बहन भाइयों की सपोर्ट होती है कि चलो भी आप चले जाओ। ख्वाजा सरा कम्युनिटी वाहिद ऐसी है जो जैसे होश संभालने के बाद ही घर से ही उनको निकाल दिया जाता है कि उसके भाइयों की तरफ से, उसके पापा की तरफ से बड़ा अंडर प्रेशर किया जाता है कि हमें ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि आपके घर में देखिए अभी तो हम तरक्की कर गए ना। अभी तो हम लोगों ने एक कानून साजी का बिल भी वफाक में करवा लिया। ऑलरेडी हम लोगों ने अब हम लोग अपने इदारे चला रहे हैं, जैसे जनरल गाइडलाइन, हम लोग HIV पे काम करें। हम लोगों ने डोनर को इस बात पे आमादा कर दिया कि जो कम्युनिटी बेस्ड CBO जो प्रोजेक्ट होंगे वही कम्युनिटी ही करेगी, दूसरा इदारा हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ तक भी हम लोगों ने बात की। फिर हम लोग जब अगर मैं UK की बात करूँ, थाईलैंड की बात करूँ, नेपाल की बात करूँ, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि थाई एयरलाइन में खुद ख्वाजा सरा मतलब TG सुन के हैं। और यहाँ पे ऐसी क्या बात है कि आप प्यून रखने के लिए भी ख्वाजा सरा को तैयार नहीं होते। अब ख्वाजा सरा के पास रास्ता क्या रह जाता है, घर से 12, 13, 14 साल की उम्र में निकले, जब एक गुरु खुद बेकिंग कर रहा है, खुद एक डांसिंग कर रहा है, तो वो बेचारा वही करेगा ना भूखे पेट में। उसके लिए रास्ते तो बंद कर दिए ना। तो रास्ते बंद। अब देखे ना, अब 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट का काम आता, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, 2% कोटा, होम डिपार्टमेंट को गया, तो 76 ख्वाजा सरा KPK में कत्ल होते हैं गाजर मूली की तरह। और पिछले दिनों जब पूरे पाकिस्तान से एक हम लोगों ने मुजाहरा किया था, एक गोली बंदे को मारने के लिए काफ़ी होती है। चुनाचे उन लोगों ने 6 फायर मारे, 2 गोली लगने के बाद उसी टाइम TG मर गई थी। आपने 4 गोली लाश को मारी, ये एक सवालिया निशान है। तो हम लोग जो अभी ये तालीम का सिलसिला हम लोग जोड़ रहे हैं, और अपनी मदद आप जो हमारे दफ्तर के लोग हैं टीम के, हम लोग अपनी सैलरियों में से वो कुछ करके, उनकी बहुत कम फीस है, मतलब 1500 महाना, चलो उसमें हमारे ख्वाजा सरा जो मतलब एक मंथ की तो चलो वो हम लोगों ने 10-12 लोगों की एक टीम बना ली। ये 10-12 लोग जब सीख जाएंगे, ये फिर सिखाएंगे, ये 10-12 लोगों को और सिखाएंगे, तो एक चेन चल पड़ेगी। एक दिए से दूसरा दिया जल नुक्सा दिया जाता है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि हम लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं, ऐलाना तो बड़े बड़े करते हैं, मगर देखिए अमली तौर पर देखिए ना, वज़ीर आला सिंध से मतलब मेरी मुलाकात हुई, उनके मतलब कौमी असम्बली के मेंबर, दूसरे तीसरे मुल्क, ऊपर के लोग तो कर देते हैं, मगर नीचे के जो उनके ओहदेदार होते हैं ना, वो करने के लिए तैयार नहीं होते। या फिर हम स्कूल जब कॉलेज की हम लोग बात करते हैं ना, वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, औरत है मर्द है। जब वो बच्चा तीसरी जिन्स देखता है तो डिस्टर्ब सा हो जाता है ना, उसको बताया नहीं जाता ना भाई। जहाँ उस्ताद, जहाँ हम लोग 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, कॉलेजों में होती हैं, हम कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल मदरसे में, तो हमें रसाई नहीं होती ना कि हम लोग जाके वहाँ बात कर सकें। तो अब जब हम वहाँ जाते हैं, उनको बताते हैं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कोई गवर्नमेंट का सेमिनार होता है, इन्वाइट किया जाता है, किसी कॉलेज का कोई भी अगर इवेंट हो तो हमें इन्वाइट किया जाता है। अब तो तब्दीली आ गई है। देखिए 80% जो है ना, मतलब लोगों में चेंज आ गया। लोग अब देखो ना, कोरोना में कितना बड़ा मतलब मसला था पिछली दफ़ा जब शुरू में हुआ, तो लोग बोल रहे थे भी ये ताकि अब ख्वाजा साहब ने ये बोला, हमें कोरोना नहीं मार रहा, हमारे लोगों को भूख मार जाएगी। ज़ाहिर सिग्नल बंद है, रोड बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है चारों तरफ से, तो वो उन लोगों के कोले आ गई कि मम्मा मैडम हमें कोरोना मारे नहीं मारे, हमें भूख मार जाएगी। ये मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ज़ोहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मुझे प्लीज़ आप बताइएगा, यू आर द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर के कोर्सेज या फॉर दैट मैटर मोबाइल एप्लीकेशन, तो अगर आप शेयर कर सकें कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी ड्यूरेशन होगी और क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जी की बात को ही कंटिन्यू करूँगी कि देखिए वी आर द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर हेयर टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप। ट्रांसजेंडर्स के साथ जो स्टीरियोटाइप उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का एक माइंड सेट है, मगर इसके बावजूद ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे नहीं है। हमने विद इन अ कम्युनिटी हमने कुछ जो है पढ़े लिखे ख्वाजा सरा जो है वो आइडेंटिफाई किए,
मगर उसमें उनमें वो जो कि एजुकेटेड हैं बट वेल स्किल्ड नहीं है। आज आप इंटरमीडिएट तक की तालीम हासिल कर लें, आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं कंप्यूटर्स का, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस, आप कोई स्किल नहीं, और नो वन want to hire you as a सर आपको स्किल नहीं है, जो स्किल नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले हमने फोकस किया कि जो है ना कौन से कोर्सेज जो है वो ज़्यादा वैलिड हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सके। इसमें कोडेड जो कि आजकल आप देखिए हर कंपनी, हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड है। एंड सेकेंडली लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो सोसाइटी के अपनी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का बनाने के लिए हमने सोचा कि कोडेड और इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट, ताकि इन सब चीज़ों से जो है वो अवेयर हो, और इन केस अगर उनके पास इन फ्यूचर जब ये पूरे कोर्सेज सीख लेते हैं और दूसरी कम्युनिटी को भी अपने साथ मोबिलाइज करते हैं, देन वो कहीं भी जो है वो एज अपनी CV सबमिट कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशनली जॉब कर सकते हैं तरीके से जो है ना रोजगार कमा, ताकि जो सोसाइटी का एक माइंड सेट है कि जो ट्रांसजेंडर सिर्फ जो है वो स्टीरियोटाइप प्रोफेशन से ही जुड़े, उन चीज़ों से ख़त्म हो और वो आगे बढ़ें, जिस तरह मर्द और औरत और इंक्लूजन आ जाए सोसाइटी। तो होनी ही है ना कि हम अगर दूसरे मुल्कों में चले जाएं ना, वहाँ का सदर, वहाँ का वज़ीर आज़म जो है ना, वो अपनी कौमी ज़बान में बात करने में फ़ख्र समझते हैं, मगर बदकिस्मती से जो यहाँ पे इंग्लिश क्लियर बोल ले और इंग्लिश में बात करता हो, उसको अगर होटल का में वेटर भी चाहिए ना किसी 5 स्टार का, उसकी इंग्लिश हाई फाई होना जरूरी है, चाहे उसको उर्दू नहीं भी आती हो। तो ये चीज़ एक वो, और एक खूबसूरती। अब अगर हम खूबसूरती की, जैसे देखो मैं अक्सर तुम लोगों का प्रोग्राम देखती हूँ, सामान्य जोड़ा बड़ा खूबसूरत ढूंढा है तो अब बात क्या है कि ये, और दूसरी है कि आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ चीज़ें करता है ना, तो ये हम सारा टैलेंट टीजीज़ में लाना चाह रहे हैं ताकि हम उनका फैशन शो करा सकें। अब देखो ना, शीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब शीमा अक्सर कहती है यार तुम सेंटर खोल लोगी ना, मैं फ्री एंड क्लासिकल डांसर, मतलब ख्वाजा सराओं क्लासिकल डांस सिखा दूंगी। यहाँ पे क्या है, अगर आपका बच्चा माजूर पैदा हो गया, बच्चे माजूर, आप तालीम भी दिलाएंगे, संभालें। अगर आपके घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो रिश्तेदार भी बात, अरे भाई क्या मसला है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो चोर नहीं है, वो डकैत नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक। फिर आज का दूसरा तरीका आ गया ना, बिंदिया जी हम मतलब कुछ लोगों से मुझे ईमेल आती रहती हैं, कुछ अजीब गजीब मुझे ईमेल आती हैं, बिंदिया जी हम अगर डोनेशन कर दें ख्वाजा सरा को मुकम्मल लड़की बना दें, मुकम्मल लड़का बना दें। अरे यार मुकम्मल लड़के या लड़की बनाने से क्या होगा, जो उसको रब्बे कायनात ने तख्लीक किया, आप उनको काम दो, आप उनको इज्जत दो। अब एक चीज़ अब देखो ना, यहाँ अक़लियत के लिए रिजर्व सीटें, क्योंकि हमने बाहर वालों को मुंह दिखाना होता है ना, यहाँ औरतों के लिए रिजर्व सीट है, ख्वाजा सराओं के लिए रिजर्व सीट नहीं है। यही रिमल बिल्कुल अली जो अभी आई है, उसकी और मेरी रात को बात हो रही थी कि अब हम लोगों ने के सेनेट के बाहर बैठना है, हमने मतलब वहाँ पे जो है नेशनल असेंबली के बाहर मुतालबा सामने रखने कि रिजर्व सीट होनी चाहिए, 4 सूबे, हमारा ही नुमाइंदा जाए, हमारी ही बात करे, हमारे मसलों मसाइल पे बात करे। यहाँ तो अजीबो गरीब देखो, हम लोग सबकी बहुत इज्जत करते हैं। ये नहीं कि ख्वाजा सरा मैं कहती हूँ वाहिद ऐसी कम्युनिटी है हमारे में, क्रिश्चियन ख्वाजा सरा हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हम साथ खाते हैं साथ पीते। हम बोलते हैं इंसानियत पहले मज़हब बाद में, ठीक है ना। और हमारे में कोई वफात कर जाए, यहाँ तो अजीबो गरीब टॉपिक के लोग, बिंदिया जी आपका ख्वाजा सरा कोई मरता है उनका, आप लोगों में से अगर कोई ख्वाजा सरा रात में ले जाते हो खड़े कर, भाई अगर शबनम मौसी की फिल्म देख ली, वो हमारे पर ना थोपो। ये आम आदमी का जिस तरह होता है उस तरह दूसरों का होता है यार, आप किसी का दर्द तो महसूस करें ना। हाँ, हम लोग वैसे तो मतलब जो है ना, मैं 2013 का इलेक्शन लड़ रही थी, तो मेरे जो साथ में मशवरे देने मुझे कहें, बिंदिया जी ये सारे अमेरिका को बुरा भला बोल रहे, ये बोल आप भी 2 अल्फाज कह दें। मैंने बोला अभी इन सबको वीज़ा मिल जाए ना, आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, तुम चुप रह जाओ। जिस मुल्क के बारे में मैं गई नहीं, मुझे उससे टेंशन नहीं है, मैं उसको बुरा क्यों बोलूँ। अगर मेरी लड़ाई है जो मेरे हल्के में गटर लाइन, सीवरेज लाइन मिली हुई है, जो KMC हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं सरकारी, और आप डिफेंस का चले जाए ना, जानवरों का हॉस्पिटल देखने 10 दर्जे। मैं तो लड़ाई लड़ रही हूँ कचरे के मसाइल के हल के, मगर एक ख्वाजा सरा तो ये बात समझता है, मगर सिविल सोसाइटी को अभी भी समझने में देर। अच्छा, यही सॉरी आपकी बात कटी, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे,
फॉर एग्जाम्पल बिंदिया जी, हम आज से 5 साल पीछे चले जाते हैं या 10 साल पीछे चले जाते हैं, वो टाइम जब आपने इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम 2013 की बात फॉर एग्जाम्पल आप कर भी रही हैं, उस वक्त जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस थे और आज 2021 में कितना फ़र्क आया है? क्योंकि हमने देखा अब ट्रांसजेंडर्स कैफेस चला रहे हैं, हमने देखा कि वो एक लॉयर भी हैं, हमने देखा कि वो हुकूमत में भी हैं, हमने देखा कि मूवीज भी कर रहे हैं, रीमल की आपने बात मूवीज कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि इसके साथ साथ पुलिस में भी है कि वो अपने नहीं है, पुलिस में नहीं है, पुलिस में नहीं है, नहीं पुलिस में भर्ती इस तरीके से होती है कि वो ऐलानात पर हो जाएंगे, हो जाएगा, एटलीस्ट वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हो जाएगा। और जिस तरह भी केपी में रिसेंटली जिस तरह के बिल पास हुए हैं उसमें भी ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की बहुत बात हो रही है। बिल एक हम लोग जो है ना बिल पास करा के ना और हेडलाइनें चल जाती हैं। देखो प्रेस मीडिया तो 2009 से लेके अभी तक प्रेस मीडिया साथ दे रहा है। अगर प्रेस मीडिया साथ ना होता तो आज बिंदिया राना यहाँ नहीं होती, ठीक है ना। हम थैंक्स कहते हैं पूरे पाकिस्तान की प्रेस मीडिया को, क्या वर्ल्ड की, जब मैं इलेक्शन लड़ी थी दुनिया की प्रेस मीडिया, हम उनको थैंक्स कहते हैं। मगर मसला ये है, एक चीज़ हमने जाके सेनेट में दी, रज़ा रब्बानी साहब थे पीपल्स पार्टी के, मैं उनका काफ़ी एहतराम करती हूँ। 2009 में इख्तियार में चौधरी थे और जब 2017 में गए तो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब थे, उसने 2 घंटे टाइम दिया। वो जो बिल कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे ना कोयटा के, वो बिल पास हो गया, सेनेट से पास हुआ, नेशनल सदर पाकिस्तान ने साइन किया। जब उसके रेगुलर रूल नहीं बनेंगे, जब अमल दरामद नहीं होगा, कोई फ़ायदा होगा? आप बात करें उस टाइम की 2013 की और आज की, मुझे तो 2013 में आज में सिर्फ बातों में फ़र्क लग रहा है। अगर आप 20,000 ख्वाजा सड़क कराची में है, 20,000 में से जैसे जब प्राइवेट इदारे या मतलब दूसरे मतलब सेमी गवर्नमेंट कह लूँ, या डेली बेसिस पे किसी को रख के सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड ने 4 ख्वाजा सरा, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने ओके किए। बाकी आप मुझे बता दें ना कि बाकी कहाँ है। 20 ख्वाजा सराओं को काम दे के और आप मुतमईन हो जाएं कि मैंने मसला हल कर दिया। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5% कोटा और हर कोटे में ख्वाजा सराओं के लिए। पिछले दिनों रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, तो मैंने वो जब फैसला आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे हवा का झोंका आया, क्योंकि 2009 में भी यही से हमने जश्न मनाया, ये कि क्या हुआ सेनेट में 2017 में हम बिल, अब तो हम लोग पूरी रिसर्च कर लिए सिंध के लिए, सिंध असम्बली में हम लोग बिल जमा करवाने जा रहे हैं ख्वाजा सराओं का। मगर मसला वहीं पे आ जाता है जब हम एक दूसरे के तासुरात नहीं समझते। हमारे जिया फाउंडेशन में ये नहीं है कि हमारे बोर्ड मेंबर टीजी से यंग जनरेशन है उसमें, मगर हमारे लिए एक मंशूर में है, हमारे लिए किसी औरत के साथ मसला हो, कोई उसके लिए मतलब केस हो, जेस का, हकमेर का, डिवोर्स का, कोई इसके लिए लड़ाई है तो शुद्ध, हम उनके लिए भी बच्चों, हम सब के। अब लोग बोलते हैं बिंदिया जी आप इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं? मुख्तलिफ इदारे जो मुख्तलिफ चीज़ों पर काम करते होते हैं, हम लोगों ने उनके साथ MOU साइन कर लिया। और मैं तो ऐसी हूँ कि जब तक मसला हल नहीं हो ना तब तक बंदे की जान नहीं छोड़ती। मोबाइल फोन पर इनाम निकलने की नवीद सुनाकर लोगों को लूटने का सिलसिला जारी है। होशियार रहिए, खबरदार रहिए। सादा मिजाज शहरियों को फोन करके ये कहा जाता है कि आपका 5 या 10 लाख रुपए का इनाम निकला है, अब आप फला नंबर मिलाकर इससे राबता करें। इसके अलावा एक और चीज़ हो रही है जनाब, वो ये कि फ़ोन करके कहा जाता है कि मैं किसी नंबर पर पैसे भिजवा रहा था और गलती से मैंने आपके नंबर पर भिजवा दिए। ट्रांजैक्शन रिवर्स करवाने के लिए कोड नंबर दरकार है, बराहे करम कोड नंबर बता दें। अब कुछ शहरी इतने सादा मिजाज होते हैं कि वो बेचारे धोखा खा लेते हैं, और तो और अब व्हाट्सएप को भी हैक किया जा रहा है। इस पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी साहब ने। जैन गुड मॉर्निंग, आपका भी बेहद शुक्रिया वक्त के लिए। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मैसेज आ जाता है, कभी फला गेम शो का मैसेज आता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, और जो घर के बड़े होते हैं वो इस पर यकीन भी कर लेते हैं और वो फिर कहते हैं बच्चों से कि अच्छा ज़रा पता करें कि जो मैसेज है वो सही है या नहीं है। अगर ये मैसेज मौसूल हो सार्फिन को तो उन्हें पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर जो सबसे पहला जो तरीकेकार अपनाया जाता है वो जैसे आपने बताया कि इस तरह एक मैसेज जो है वो रिसीव होता है, और साथ ही बाज़ औक़ात या तो कोई टेक्स्ट मैसेज किया जाता है या फिर कॉल करके पूछा जाता है कि आपको इस तरह गलती से जो है एक मैसेज रिसीव हो गया, वो आप हमारे साथ कोड शेयर कर दें। या बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉल करके बताया जाता है कि गलती से पैसे आपके पास आ गए हैं, तो वो काइंडली अगर आप कोड शेयर कर देंगे तो आपके वो कोई ना कोई आपको इमरजेंसी बताई जाती है। बाज़ औक़ात ये बता दिया जाता है कि जी हम आपके ब्रांच के मैनेजर बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है,
तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो लोग बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि जब ये रिप्लाई करते हैं, ये कोड्स जो उनको रिसीव हुए होते हैं या मैसेज जो मिला होता है, जब उसका रिप्लाई कर देते हैं या बता देते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो ये उनके साथ फ्रॉड कमिट हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बताने की वो ये है कि आपको अगर ऐसी कोई भी कॉल आए, ऐसा कोई भी SMS आए, तो वो इंफॉर्मेशन मत शेयर करें। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो आजकल जो फ्रॉड कमिट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि एक तो ATM का बताया जाता है कि जी आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है, और दूसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि जी आपका इनाम निकला है और उसके लिए हमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं वो सबसे जो अहम इन्फॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आपका CNIC क्या है। और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको बता देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये फ्रॉड कमिट होता है। तो आगाही के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके बैंक अकाउंट से मुतल्लिका हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये किसी के साथ, चाहे वो आपका कोई दोस्त क्यों ना हो, उसके साथ शेयर मत करें। ठीक है सर, ये मामला तो है जिस पे आपने आगाही की बात भी की, लेकिन सर मुझे ये बताएंगे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मामला हो गया है, क्योंकि मामला ऐसे भी हैं कोई कॉल करता है, वो हिप्नोटाइज कर लेता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, क्योंकि ऐसे मामला रिपोर्ट हुए हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकलवा ली जाती हैं। सर मुझे ये बताएंगे ये मामला हो गया किसी सादा लो शहरी के साथ हो गया, क्या हमारा लॉ इतना क्लियर है कि जब हमने शिकायत की उसके बाद वो वाकई फिर सुनी गई और वो मामला हल हुआ या नहीं, वहां पर कुछ मसाइल हैं? देखिए ये आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए इस हवाले से जो प्रोविजन लॉ के अंदर मौजूद है वो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर जो सजा है वो 2 साल है, और जो बताने की जरूरत है वो ये है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। तो अब होता ये है कि अगर फर्ज किया कि आपने ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट भी कर दिया, तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो रास्ता ये ऑप्ट करते हैं कि अगर वो किसी को ऐसा SMS भेजते भी हैं तो जो सिम इस्तेमाल की जाती है वो अनऑथराइज्ड होती है, वो इलीगल होती है। इसी वजह से साइबर लॉज के अंदर एक प्रोविजन ये भी मौजूद है, लॉ के अंदर ये भी एक ऑफेंस जो है इसके बारे में बताया गया कि अनऑथराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड इज आल्सो अ क्राइम। तो देखा ये गया कि जो ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं वो जिन सिम्स के थ्रू किए जाते हैं वो अनऑथराइज्ड होती हैं। तो इसमें जो पहला मैं समझता हूँ कि मरहला होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइबर क्रिमिनल, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिम इस्तेमाल की जा रही है वो अनआइडेंटिफाइड है, वो अनरजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड भी है तो वो जिस शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है वो शख्स वो है ही नहीं जो ये क्राइम कमिट कर रहा है। तो यहाँ जो आपने कानून के हवाले से बात की, तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसमें सजा बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो मौजूद है, उसके साथ साथ जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको भी कुछ मैं समझता हूँ कि हदायत और अवेयरनेस देने की जरूरत है कि वो भी ये चेक करें अपनी मुतलका किसी फ्रेंचाइज पे जाके जो नियर बाय उनके घर के करीब हो, कि वहां पर ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई दूसरी सिम्स तो ऐसी नहीं है जो उनके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवा दी गई हैं। क्योंकि आजकल जो एक साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से रास्ता ऑप्ट किया गया वो ये भी है कि वो अब वो क्या करते हैं कि फेक डेथ सर्टिफिकेट्स के थ्रू सिम कार्ड्स को रजिस्टर्ड करवा देते हैं उन लोगों के नाम के ऊपर जिनका उस सिम से कोई ताल्लुक नहीं, जो ऑलरेडी उन सिम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे एक सिम है वो किसी शख्स के नाम पे है, वो शख्स जिंदा है, लेकिन क्या किया जाता है कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो जाता है, वो एक फेक डेथ सर्टिफिकेट तैयार करता है और उस शख्स के नाम पे वही सिम जो है उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट फ्रेंचाइज में शो करके और उसका फैमिली मेंबर अपने आप को शो करके वो सिम हासिल कर लेता है। अच्छा जैन, फिर और ये केसेस तो हमने देखी भी। लास्ट में कमेंट आपसे चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि व्हाट्सएप या आपका मोबाइल हैक हो जाता है और फिर आपके उस तरह से ट्रांजैक्शन भी होती है, ये भी मामला देखने में। अगर ऐसा कभी हो जाए तो क्या आपके मोबाइल पे कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीज जिससे आपको पता चले कि आपका मोबाइल हैक हो गया या आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, कि वो जो सारिफ है, जो शहरी है, उसको पता चल सके कि अच्छा उसके साथ ये मामला हो गया है? जी देखिए, व्हाट्सएप हैक करने का जो तरीकेकार आजकल जो डिफरेंट हैकर्स की तरफ से अपनाया जा रहा है वो ये है कि एक कोड आपको रिसीव होता है। पहले तो हम जरा देख लें कि व्हाट्सएप की वर्किंग क्या है। कि जब भी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आपको
जब आप अपना नंबर उसमें इंसर्ट करते हैं तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है जिसके ऊपर एक कोड जो है वो आपको मिलता है। उससे ये वेरिफिकेशन होती है कि ये जो नंबर है ये आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, ये आप ही हैं जो इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। अब होता क्या है कि ये जब ये कोई कोड जैसे आपने बताया कि जब लोगों को रिसीव होता है तो उनको एक कॉल उनका कभी कभार कोई दोस्त कर देता है या फिर कोई अनोनिमस नंबर से कॉल्स आ जाती हैं ये पूछने के लिए कि गलती से कोड आपको रिसीव हो गया, वो आप हमारे साथ शेयर कर दें। तो होता क्या है कि जब वो कोड शेयर करते हैं जो उनको रिसीव हुआ होता है टेक्स्ट मैसेज के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है कि उनके साथ उनका जो व्हाट्सएप होता है वो हैक हो जाता है। इसमें करने की जरूरत ये है, जो आपका सवाल था वो बड़ा अहम सवाल है कि तमाम एप्लीकेशंस, तमाम सोशल मीडिया साइट्स 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बनाई गई हैं और ये व्हाट्सएप के अंदर भी ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो सिक्योरिटी फीचर है ये मौजूद है। इसको अनेबल करने की जरूरत है। जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल करेंगे तो आप उसके अंदर एक पिन जो है वो इंसर्ट करेंगे और उस पिन को इंसर्ट करने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा हैकर्स के लिए इस किस्म का बिल्कुल ठीक है। तो हम सबको 2 स्टेप वेरिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सर बस ये बता दें क्या पाकिस्तान में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि व्हाट्सएप हैक और पूरा का पूरा फोन हैक हो रहा है? व्हाट्सएप हैकिंग के जो केसेस हैं वो नो डाउट बहुत ज्यादा जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और पूरा का पूरा फोन हैक हो जाना ये रिपोर्ट हो रहा है सर पाकिस्तान में? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखें हमारे जो बहुत सारे जो फोन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो कनेक्टेड हैं विद डिफरेंट जो है वो आपको ईमेल अकाउंट्स के साथ वो कनेक्टेड हैं। वो डिफरेंट हमारे जो नंबर्स हैं वो सोशल मीडिया साइट्स के साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, इसलिए एहतियात करनी चाहिए ना शहरियों को कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप बाखबर रहें। ये ना हो कि कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है फौरन से उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे। जैन कुरैशी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त, शहरियों ने इससे इस्तेफादा भी हासिल किया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्ची का फुटबॉल को किक लगाने वाली एक तस्वीर का जो रुख है वो बड़े दिनों से गर्दिश कर रहा है और सबकी फेवरेट ये तस्वीर बनी हुई है। ट्विटर पर मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहने बॉल को बड़ी महारत से फुटबॉलर की तरह वो बच्चे किक लगा रही है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। लेकिन जब बच्ची के बारे में जानने की कोशिश की तो इसका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से निकला और क्रिकेटर शुएब अख्तर ने भी इस बच्ची के लिए दुआएं की। 3री जमात की ये तालिबा है जिनका नाम आसिमा हाफिज़ है और इनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान का एक इलाका है वाना, यहाँ से इनका ताल्लुक है। आसिमा हाफिज़ जो हैं तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनके इलाके में स्कूल्स की कमी है। तालीम हासिल करने के लिए आसिमा लड़कों के स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि इस तरह के इलाकों में बच्चों को इजाज़त नहीं होती कि को एजुकेशन में जाएँ और पढ़ें। आज आसिमा हाफिज़, उनके भाई हमज़ा हाफिज़ और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने सोचा कि उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ा, आसिमा और जो सब लोग आप हमारे साथ मौजूद है, गुड मॉर्निंग। आसिमा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पूरा पाकिस्तान आपको जानने लगा है, सब आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इसके अलावा वज़ीर भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये सब कुछ देख के, ये जो आपको सपोर्ट मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों की सपोर्ट मिल रही है और दुआ मिल रही है। अच्छा आसमा, जो तस्वीर हमने आपकी देखी तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि लड़के ही लड़के पीछे बैठे हुए हैं। आप लड़कों के स्कूल में पढ़ रही हैं, वहीं पर आप खेलती हैं। आपके अलावा कोई और लड़की भी है जो आपकी क्लास में हो या उस स्कूल में हो? जी मेरे क्लास में तकरीबन 6 लड़के हैं। ये लड़कों का स्कूल है, इसलिए हमारे स्कूल में ज़्यादा लड़कियां नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं आसिमा, आप पढ़ने में कैसी हैं? थोड़ी नालायक तो नहीं है? क्लास में फर्स्ट आती हैं? कौन सा ग्रेड आता है? जी मैं अभी 3री क्लास में हूँ और सेकंड क्लास में थर्ड आई थी और एक बार फर्स्ट आई थी। माशाल्लाह, एक बार फर्स्ट भी आई हैं, एक बार थर्ड भी आई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पढ़ाई में भी आप अच्छी, तस्वीर ऐसी जिसमें नज़र आ रहा है कि आप खेलना भी चाहती हैं, लेकिन अगर नंबर अच्छे ना आए तो क्या डांट पड़ती है अम्मी अब्बू से? ऐसा भी होता है? फिर हम आपके अब्बू से बाद में पूछेंगे कि क्यों डांटते हैं, अगर डांटते हैं तो। जी मेरे नंबर कम नहीं आती तो अगर कम होगी तो अम्मी से डांट पड़ेगी और अब्बू कुछ नहीं कहते। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आसमा, आपको घर में कौन पढ़ाता है?
जी मेरी बड़ी बहन मुझे पढ़ाती है और मेरी भाई भी है, लेकिन नहीं होता है। अच्छा आसमा, जिस तरह आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना, तो ज़रा ये बताएं कि ऐसा क्यों है? डॉक्टर ही क्यों? इंजीनियर क्यों नहीं? कोई स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं? टीचर क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? वाई डॉक्टर? जी हमारे गांव में लेडी डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मेरी गांव में एक डॉक्टर हो। बड़ी अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची को इदराक हुआ है कि अच्छा उसने, अगर नहीं है कोई लेडी डॉक्टर तो उसने जिम्मेदारी संभाली। आसमा मुझे बताएं कि फुटबॉल की जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो तो लग रहा है बहुत महारत से आप खेलती हैं, इसके अलावा और कौन सा खेल आपको पसंद है? मैं फुटबॉल खेलती हूँ और मुझे क्रिकेट भी पसंद है। हम स्कूल में रस्साकशी भी खेलते हैं। आसमा, क्या आपकी ऐसी ख्वाहिश है, फुटबॉल आपको पसंद है तो आप एक फुटबॉल की टीम का हिस्सा हो बड़े होकर, या ऐसी कोई ख्वाहिश है कि आप किसी और मुल्क में जाएं और पाकिस्तान को की नुमाइंदा बनकर जाएं और वहाँ पर आप खेलें, पाकिस्तान का नाम इस तरीके से रोशन करें? जी मेरी शौक डॉक्टर बनना है। अगर ये शौक ना होता तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेलता है। अच्छा ठीक है, यानी डॉक्टर बना है, ये वाला जो शौक है खेलने वाला इसको आप साइड पे रख दीजिए। अच्छा आसमा मुझे बताएं कि आपके इलाके में बच्चियों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, क्या आप वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करना चाहेंगी कि सरकारी स्कूल बनाया जाए ताकि आपकी तरह और भी बच्चियाँ जाएँ और बहुत सारे जिनके ख्वाब है वो पूरे करें? हमारे इलाके में सिर्फ एक सरकारी स्कूल है और वो बहुत टाइम से बंद है। मैं इमरान खान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे इलाके में लड़कियों का स्कूल बनाया ताकि मैं डॉक्टर बनूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगी डॉक्टर। आसमा, आपके वालिद साहब भी चूँकि साथ मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमसे, तो हाफिज़ साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। आसमा जिस स्कूल में पढ़ रही है, जिस तरह वो ख़ुद भी बता रही है कि चंद ही बच्चियां हैं जो उसे स्कूल में जाती हैं, ज़ाहिर वो लड़कों का स्कूल है। आपकी तो माशाल्लाह हिम्मत है, क्योंकि जो डायनामिक्स हैं उस इलाके के वो हम ज़रा समझते हैं। वहाँ पर तालीम दिलवाना और स्पेशली बेटियों को तालीम दिलवाना को एजुकेशन में ज़ाहिर ये एक मामला ऐसा होता है जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग रेजिस्ट करते हैं, लेकिन आपने ये किया, आपने अपनी बेटी को उस स्कूल में भेजा। सर मुझे ये बताएं कि आपके ख़ानदान वालों ने, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने, आपकी ट्राइब ने मुखालिफत नहीं की कि बेटी है स्कूल मत भेजो, या बेटी है लड़कों के स्कूल मत भेजो? हाँ जी, ये तो मुखालिफत तो होता रहता है, लेकिन हमने मुखालिफत का कोई परवाह नहीं किया। मैंने लड़कियों का स्कूल में दाखिला लिया और उस स्कूल में अभी पढ़ता है, लेकिन हमारे इलाके में बच्चियों का स्कूल है नहीं। अभी जो है वो 7वीं जमात के बाद जितना लड़की है वो स्कूल छोड़ने पे मजबूर होता है। लेकिन अभी अगर हुकूमत ने बच्चियों का स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए कोई इक़दामात किया तो इंशाल्लाह ये इलाके वाला लोग बच्चों के लिए दूर जाना नहीं पड़ता। अगर ऐसी तरह हाल में छोड़ दे तो ये बच्चों का स्कूल मुस्तकबिल स्कूल से नामहरूम हो जाता है या डी खान पेशावर ले जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे इलाके में अगर स्कूल बना ले तो इंशाल्लाह ये लोग अपना बच्ची के लिए इधरी कॉलेज पढ़ ले, कॉलेज तक पढ़ ले। ठीक है इंशाल्लाह। और सर हमारी ख्वाहिश भी ये कि आपकी जो ये ख्वाहिश है ना कि यहाँ पे स्कूल बन जाए और बच्चे पढ़ लें, ये हुकूमत वक्त तक पहुँचे भी। सर मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और क्या तमाम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? जी हमारे 3 बच्चे हैं और 4 बेटियां हैं। ये तो एक एबटाबाद में पढ़ता है और दूसरा स्पिनकायर अगज़ई में कैडेट कॉलेज में और तीसरा पेशावर में पढ़ता है माशाल्लाह। और 4 बच्ची जो है, एक आलिम है
वो मदरसे में पढ़ाती है और दूसरे भी दोनों भी और मदरसे में पढ़ती है। लेकिन अभी आसमा छुट्टी के स्कूल की छुट्टी के वक़्त में वो मदरसे में पढ़ती है। लेकिन आसमा हमारे शौक़ बहुत है कि वो स्कूल और ये डॉक्टर बन जाए। लेकिन 6वीं 7वीं जमात के बाद ये तो मुश्किल है कि हम इस पे आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर इसको आगे पढ़ाना है तो हम पेशावर को शिफ्ट होना पड़ेगा। सही। इसकी वजह से हमारे इलाके में स्कूल नहीं है। पहले जो मैंने बताया था कि हमारे इलाके में बच्चों का स्कूल या कॉलेज नहीं है। अल्लाह करे सर आपको शिफ्ट ना करना पड़े, अल्लाह करे कि यहाँ पर ही स्कूल कॉलेज हो बच्चियों के लिए, ताकि आपको पूरी फैमिली के साथ कहीं और जाना ना पड़े। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चूँकि हमज़ा ने भी अब हमें ज्वाइन कर लिया, आपके जो बेटे हैं। हमज़ा, मुझे ये बताएं कि अगर आसमा तालीम के साथ साथ आगे खेलों में आना चाहें, फुटबॉलर बनना चाहें, तो आपको क्या लगता है इजाज़त मिलेगी अपनी फैमिली को देखते हुए, उस इलाके को देखते हुए? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करके डॉक्टर बन जाए। अगर वो फुटबॉल में आना चाहती है या स्पोर्ट्स में आना चाहती है तो घर वालों की तरफ से उस पर कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा हमज़ा, आप मुझे बताएं, जैसे कि आपके वालिद साहब भी बता रहे हैं कि बाकी बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी भी तालीम का सिलसिला जारी, तो आप खुद कहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं कमसेट यूनिवर्सिटी बेटाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रिसेंटली हमारे फाइनल्स हो गए 5th सेमेस्टर के। मार्च में हमारे 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बता दें कि जब आप वापस आते हैं, छुट्टियों पे होते हैं, अपने इलाके के मसाइल को समझते हुए ऐसा सोचते हैं आप कि अच्छा यहाँ जो बच्चे नहीं पढ़ रहे या जो नहीं जा रहे स्कूल, एक तो इन्हें पुश किया जाए कि स्कूल जाओ, और कोई ना जा सके तो उसको पढ़ाएं, उसको बताएं कि नहीं भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या किसी को बिठा के आप कहें चलो किताबें खोलो तो मैं पढ़ाऊँगा। मैं अभी तो मेरी अपनी स्टडी चल रही है। टाइम बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, छुट्टियां होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो गांव का स्कूल है वहाँ जाके लड़कों को पढ़ाऊँ। और इसके अलावा शाम का वक्त मैं अपने घर के जो बच्चे हैं वह उसको पढ़ाता ही रहता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया हमज़ा आपका भी। आपके वालिद साहब ने भी साथ मौजूद थे और आसमा से बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह नसीब भी अच्छे करे, अल्लाह सबकी ख्वाहिशात पूरी करे। इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये, जिस तरीके से वो मुश्किल हालात में पढ़ाई जारी रखती है। उनके वालिद साहब ने बोला कि अगर हमें पेशावर शिफ्ट होना पड़ा तो फिर अगर यहाँ पे स्कूल नहीं बनता वाना में, तो हम पेशावर जाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ बन जाएगा इंशाल्लाह। रोशनियों के शहर कराची की बात करते हैं, जिसको खूबसूरत बनाने का मिशन है एक खातून का। वो चाहती हैं कि दीवारों को रंगीन बनाया जाए। वो अपना फ़न दिखाना खूब जानती हैं। ये खातून, इनको मुसव्वरी का इतना शौक़ है कि शहर की जो बदनुमा दीवारें हैं, इनको अपनी मदद आपके तहत बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से उन्होंने रंगना शुरू कर दिया है। इस खातून से आपको मिलवाएंगे शायान सलीम। मेरा नाम सलमा हसन है और मैंने फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी किया, आर्ट वर्क किया और इम्प्रेशनिज़म पे काम करने का बहुत शौक़ था हमेशा के थम आर्ट के साथ, हाथ के साथ जो है वो आर्ट किया जाए। थोड़ा सा हो रही थी, हेजिटेट हो रही थी कि एक वॉल, एक पब्लिक प्लेस एंड ऑल, लोगों का आना जाना, कमेंट करना, सब चीज़ें होती हैं। इस पे फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने वॉल पेंट का है यहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इवन मैं यहाँ कर रही हूँ तो लोग आते जाते, मुझे बड़ा अच्छा एक वो है कि वाओ दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी थोड़ी घरेलू ज़िंदगी की तरफ बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई बच्चे अभी छोटे हैं।
अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दोनों चीज़ों को, पैशन को भी और फैमिली को भी, दोनों चीज़ों को लेके आप चल सकते हैं। हमें तो चाहिए कि हम कराची की बहुत सारी दीवारों को डिफरेंट मैसेजेस के साथ एक पॉजिटिव उसकी तरफ लेके जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप वो उनका कोई गाना लिख दें, एक बार मुस्कुरा दो, शायद हम वो पढ़ के हमें मुस्कुराहट आ जाए, तो हम इस तरह ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। मेरे अपने क्लास फेलो जब मैंने ये शुरू किया, उन्होंने कहा यार हम तुम्हारे साथ आते हैं एंड वी विल डू इट टुगेदर, हम आगे तुम प्रोजेक्ट लेती हो तो हम साथ में करते हैं। हमें इसके बाद 2-3 और लोगों ने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट में आके हमारे काम कर दें, तो हमने कहा इंशाल्लाह वी विल डू इट, जस्ट लेट मी फिनिश दिस। काम करते करते अगर सांस फूल जाए या दिल की धड़कन तेज हो जाए तो किस बीमारी की ये अलामत है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब करेंगे दिल के मामले की बात। अगर सांस फूल रहा हो, बड़ा मुस्कुरा रही है। आपने दिल का मामला कहा ना, दिल के मामला मुझे लगा वो जरा जो दूसरे वाले होते हैं। जी जी जी, उनकी बात भी कर लेते हैं। अक्सर उस पर बंदा घबराता है तो सांस फूल जाता है, तो अगर ऐसा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो अगर ऐसा हो तो वो तो ज़ाहिर है सिर्फ आप वेट कर रहे होते हैं कि मैसेज आ जाए जिनसे दिल का लगाव होता है। लेकिन हम जिसकी बात करें वो है दिल की बीमारी, जो हमारा दिल दिया गल्ला करो जी। दिल दिया गल्ला करने के लिए हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद फारूक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा सांस का फूलना वो लिंक करता है हार्ट अटैक से, गलत है कि सही है? इस एक मानों में सही है कि एक्यूटली अगर आपको सांस फूलना शुरू हो रहा है तो ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। कभी कभी हार्ट अटैक में सीने का दर्द इतना वाज़े तौर पे नहीं होता है, लेकिन उसके असरात के नतीजे में एकदम से सांस फूलना, और कुछ लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते, वो इसको सांस का फूलना, सांस का घुटना, इस टाइप की चीज़ें कह रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट अटैक के लिए। ऐसा क्या क्या हो आपके साथ कि आपको लगे कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं? अच्छा, सांस जो हार्ट डिजीज से रिलेट करता है ना, वो स्लो प्रोग्रेसिव वाला होता है। एक्यूटली एकदम से नहीं आता है। बैकग्राउंड मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ, चाहे वो दिल की कमज़ोरी है, वेल्व का मसला है, पैदाइशी नुकाइस हैं, ये सब जब अलामतें देने शुरू करते हैं तो उसमें सांस एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है। सांस फूल रहा है। जी बिल्कुल। और उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपना वो रूटीन जो पहले कर पा रहे थे, फ़र्ज़ किया आप 2 सीढ़ियाँ बड़े आराम से चल जाते हैं, अब आपको एक सीढ़ी पे ऐसा लगता है कि अब मैं आगे इस सांस की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, कि सडन आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने रूटीन का आधा या उससे कम में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं सांस की सूरत में कि आपसे फर्दर एक्टिविटी की ही नहीं जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक दिल के सांस की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रात को आप लेटें, सोएं और बीच रात में एकदम सा घुटे और उठ के बैठना पड़ जाए। अच्छा। तो अगर आपको सांस की कैफियत में ये वाली चीज़ भी हो रही है, कि आप रात सोते हैं, सो तो जाते हैं, 2-3 घंटे बाद लेटे हुए एकदम से दम सा घुटता है, सांस होता है और आपको थोड़ी देर उठ के बैठना पड़ जाता है, आप खिड़की खोलते हैं, दिल डूबता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। और फिर वो होता ही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दिल पे बोझ बढ़ जाता है, वो खून जो पहले टांगों में खड़े की सूरत में था वो सारा दिल की तरफ आ गया। अब दिल पे बोझ बढ़ा, वैसे ही उसके रिजर्व कम हुए थे, इसने एकदम से उसको एग्रीवेट कर दिया। तो ये 2 चीज़ें अगर आपकी सांस की कैफियत में हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पैथोलॉजी की दिल से रिलेट कोई चीज़ चल रही है, आप फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सांस फूलने के अलावा दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ये भी एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रात को लेट रहे हैं आप या सो रहे हैं या कुछ भी, तो आपको अक्सर फील होता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो क्या वजह होती है? सारा दिन तो बड़े एक्टिव हैं, लेकिन रात को जैसे लेटे धड़कन तेज़ या धड़कन महसूस होना, इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। यानी एक नॉर्मल चीज़ से लेके बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी दूसरे दिल से मामला, यानी इमोशनल स्ट्रेस ज़रूर इम्पैक्ट डालती है आपकी धड़कन पे। अच्छा। इमोशंस सर्टनली, आपकी सोच, रात को आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर कुछ एक फीचर है एग्जाइटी में, जिसमें कोई मर्ज नहीं है, लेकिन ये धड़कन अब इस नौइयत की बन गई है कि आपको रूटीन को यानी अफेक्ट कर रही होती है। एक महसूसात कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ी है, मुझे कुछ होने वाला है। तो यानी एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम। इसमें भी मैं उसी से रिलेट करूंगा कि ये धड़कन अगर ऐसी है कि खुद ही स्लो आई और स्लो चली गई, तो अमूमन ये समझ लें मर्ज वाली नहीं।
कोई धड़कन एकदम से, जैसे आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए, एकदम से मुझे महसूस हो कि कोई टक 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 मेरी इधर, और फिर वो एकदम से खुद ठीक हो गया। यानी बहुत ही सडन से कोई चीज़ आए और आप वाजे महसूस करें कि अब वो नॉर्मल वाली फील नहीं है, कुछ है, तो ये एक ऐसी धड़कन के प्रॉब्लम्स हैं कि दिल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा, ओके, उसकी वायरिंग की शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये होता है। बिल्कुल जैसे आपका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम ज़रा सा कहीं शॉर्ट सर्किट, और अब उसके इतने तहकीक हो गई है कि वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे और उसको बंद कर देते हैं इस हवाले से। ठीक, अब बताएं सर, कॉमन कॉजेज़ क्या हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए ताकि हम सांस के हवाले से अगर हम बात करें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, चूंकि अभी हमने सांस का जिक्र कर दिया, तो आम आदमी जिसको ज़रा सा भी सांस महसूस होगा वो फील करने लगता है शायद मुझे दिल का मसला हो गया। हमारे सोसाइटी में जो सबसे कॉमन है वो डी कंडीशनिंग है। डी कंडीशनिंग क्या है कि आपकी एक्टिविटी है ही नहीं, घर से उठे गाड़ी, गाड़ी से दफ्तर, दफ्तर में लिफ्ट, लिफ्ट से कुर्सी, फिजिकल एक्टिविटी इतनी भी नहीं है कि आप 10-15 कदम कंटिन्यूस चलते हो। फिर क्या होगा, जब कभी आपको थोड़ा सा चलना पड़ा और स्पेशली कोई वेट बियर के साथ चलना पड़ा, तो आप लगेगा कि आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं। तो ये चीज़, जैसे अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ी सी रूटीन से ज़्यादा काम करेंगे। भाई आप वॉक करना शुरू करते हैं तो नई वॉक शुरू करें तो आप पहले चक्कर में, और वहाँ आप उसी पार्क में देखेंगे लोग 10-10 चक्कर लगा रहे होंगे, तो ये डी कंडीशनिंग कहलाती है। अच्छा। दूसरी चीज़, खून की कमी बहुत कॉमन है, एनीमिया। फीमेल्स में हमारे यहाँ जो चाइल्ड बियरिंग एज में हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हैं, बहुत कॉमन, बहुत रेयर आप देखते हैं कि किसी का खून बिल्कुल एग्जैक्ट उन रेफरेंस रेंजेस पे है, जिसकी कॉमन वजह अमूमन आयरन की कमी, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, ब्लीडिंग, फीमेल्स में एक फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ये सब चीज़ें मिल के उनमें खून की कमी कर देती हैं। तो अगर मुस्तकिल ये सांस रह रहा है तो अपना एक खून का टेस्ट ज़रूर, सिंपल सा टेस्ट है। कौन सा? CBC? CBC जी, उससे हीमोग्लोबिन पता चल जाएगी। होता क्या है, उस सांस के चक्कर में आप बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं तो दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं जो नॉर्मल आते हैं, और एक CBC में कीप अ चेक ऑन HB लेवल, ये एक बुनियादी चीज़ हो गई। अब सर मुझे बताएं कि किस एज ब्रैकेट को कितने अरसे के बाद अपने ये चेक्स कराने चाहिए? अच्छा देखें, ये आइडियली तो ये होता है कि इंसान को एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, सेहत की हालत में भी। ठीक है, वजह ये होता है वंस अ ईयर दिखा दें, बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक हैं तो वंस अ ईयर काफ़ी है। वंस अ ईयर में जब आप एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, वो आपकी एग्जैक्ट स्टेटस इन टर्म्स ऑफ अदर कोमोर्बिड्स क्या क्या, क्योंकि ये जो रूटीन का चेकअप अपने तौर पे ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है। एक 20 साल का आदमी है जिसको कोई चीज़ नहीं है, एक बार डॉक्टर ने असेस कर लिया, वो इवन 3 से 5 साल बाद भी अपने जो दिल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, वो एक लिपिड प्रोफाइल है, शुगर का चेक कराना है और ब्लड प्रेशर। ये 3 वो चीज़ें हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन, अगर यंग हैं, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रही हैं, तो आप 3 से 5 साल, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी इस हद तक आ जाएगी 6 महीने पे भी आ जाए फिर, कि ये 3 चीज़ें आप, ताकि आपको अपनी चीज़ वक्त से पहले पता चल जाए। तीनों, ये 3 चीज़ें, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये 3 ही मेजर किलर हैं जो हार्ट का मर्ज लाते हैं, और ये तीनों ऐसे हैं जिनके कोई अपने तौर पे अलामतें नहीं हैं। जब तक आप चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि बंदा अगर मोटा है तो वो लिपिड प्रोफाइल ना करे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं। सर एक बात और, ये कहा गया कि कोविड ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसके बाद हार्ट अटैक्स रिपोर्ट हुए, तो सर इस पर बताएं कि ये मामला है क्या? कोविड से रिलेटेड जो ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं ना, वो ये है कि ये खून के जमने की सलाहियत को बढ़ा देता है। अच्छा, यानी वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल, उसमें यानी खून के लोथे बढ़ना, क्लॉट्स जमना। तो हार्ट का तो अमूमन इतना ज़्यादा नहीं आया है, ज़्यादा इसने पल्मोनरी आर्टरीज में किए हैं और जगहों पे किए हैं। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि इस इन्फेक्शन के बाद 2 महीने 3 महीने बाद एकदम से हार्ट लगा वीक हो गया। अच्छा, वो इसका एक जनरलाइज जो इफेक्ट आया उसमें उसने उस और ये इन्फेक्शन, इवन कोविड जो है आपके जिस्म के हर आज़ा को मुतासर करता है, इवन दिमाग को भी, आपकी रगों को भी, और इवन कुछ तो ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं पोस्ट साइकोटिक सिम्टम भी इसकी वजह से रिपोर्ट हुए। हार्ट में क्या होता है, मसल वीकनेस कर सकता है, बहुत कम रिपोर्ट हुई है लेकिन कर सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बहुत सेहतमंद शख्स पूरा दिन काम करा, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ता है, 3री मंजिल पे पहुंचता है, तो उसे लगता है कि बस बहुत ही थकावट है। ये सारा दिन काम की वजह की थकावट है, ये नहीं, वो डी कंडीशनिंग जैसे मैंने जिक्र किया था ना, हम एक्चुअली अपना क्या कहते हैं,
कुर्सी पे बैठ के इधर चल लिए उधर चल लिए, या इवन कुछ लोग जिनके वर्क प्लेस पे चलना भी है वो उसको एक्सरसाइज समझते हैं। वो नहीं है एक्सरसाइज। वो नहीं है एक्सरसाइज। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें आप पे कोई कंपल्शन नहीं होती कि आप एक टारगेट उसमें तय करें। आप 10 मील भी चल रहे हैं अपनी वो स्नेल पेस पे, तो वो एक्सरसाइज नहीं है। प्रॉपर अपना टाइम निकालना है और एक्सरसाइज करने के लिए किसी ट्रैक पर अपने आप को एक चैलेंज भी करना है कि जितना मैं कर पा रहा हूँ उससे ज्यादा करना, ताकि आपकी हेल्थ बहुत बेहतर है। जब अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बीमारी आपको होगी नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फवाद साहब साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू हमसे करते हैं।